प्रेगनेंसी नहीं, बीमारी है ये कहानी शुरू होती है संतोषी निवास से, जहां दरवाजे पर घर का छोटा बेटा अपनी दुल्हन के साथ द्वार पूजन के लिए खड़ा था। इतनी साजिश करने के बाद भी कोई फायदा हुआ क्या? नहीं रोक पाई ना तुम भी ये शादी? मैंने तो पूरी कोशिश की थी इस शादी को तोड़वाने की। नेहा को पीछे से मना भी किया था इस रिश्ते के लिए। देवर जी के 10-12 ऐप भी गिनवा दिए थे, पर पता नहीं इस नेहा को किस चीज़ की कमी आन पड़ी कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। अब सामने से तो नहीं बोल सकती ना कि मत आ इस घर में। अगर तुम्हारे हाथ से नहीं संभल रही थी बात तो तुमने मुझे बोला होता। अब बटे की सारी प्रॉपर्टी आ दिया थी। इसमें गलती आप ही की है। क्या जरूरत थी इतनी मीठी मीठी बातें करने की? नेहा से उसके जन्मदिन पर केक भिजवा रहे हो, इतने अच्छे से बात कर रहे हो। कौन सी लड़की नहीं चाहेगी इतना हंसमुख जेठ? ऊपर से मम्मी जी ने बेटा बेटा करके इतनी ज्यादा लीपापोती कर दी कि लड़की इस घर में आने के लिए मजबूर हो गई। पर अब कोई बात नहीं, आई गई है ना तो वापस भी चली जाएगी। डाइवोर्स भी तो होते हैं। अरे वाह मेरी छमक छलो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं बिल्कुल भी नेहा से ऐसी किसी तरह की बातचीत नहीं करूँगा, बिल्कुल चुप रहूँगा और तुझसे भी बात नहीं करूँगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी को शक हो जाए। ये थे नेहा के जेठ जेठानी, जो कभी नहीं चाहते थे कि नेहा इस घर की बहू बने। नेहा ही नहीं, कोई भी लड़की, ताकि अकेले होने के कारण प्रेम को हमेशा अपनी भाभी पर निर्भर रहना पड़े और घर की पूरी जायदाद घर के इकलौते वारिस यानी कि रूपाली के बेटे दिव्यांश की हो जाए। उतरे हुए मुंह के साथ नकली हंसी हंसते हुए रूपाली दुल्हा दुल्हन की आरती करती है। आज से मेरा देवर कम छोटा भाई तेरा हुआ नेहा। मैंने प्रेम को कभी भी देवर समझा ही नहीं। ये तो पहले दिन से मेरे लिए मेरा भाई समान था। अब इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। जैसे ही नेहा कलश पर पैर मारती है, कलश से काले सूखे चावल और गेहूं बाहर गिरते हैं, जिसे देखते ही वहां खड़ी मोहल्ले की औरतें घबरा जाती है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है संतोषी। इस कलश में तुमने कितने ही पुराने चावल भर दिए थे जो काले पड़ गए, और गेहूं को देखकर तो लगता है कि वो किसी अनहोनी की ओर इशारा करते हैं। लगता है बहू के पैर शुभ नहीं है। और धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोगों में इस बात की चर्चा होनी शुरू हो जाती है। तभी मन ही मन मुस्कुराते हुए रूपाली कहती है, मन छोटा मत करो नेहा, हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो या दुकानदार ने पुराने चावल दे दिए हो। कुछ भी हो सकता है, इतना मत सोचो। आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, अंदर आ जाओ। नए जोड़े की आरती करने के बाद रूपाली आरती की ताली मंदिर की ओर ले जाते हुए दिए को फूंक मारकर बुझा देती है। हे भगवान, यहाँ तो हवा भी नहीं आ रही थी तो दिया कैसे बुझ गया? अब क्या बोलेगी संतोषी, ये भी इत्तेफाक है। हमें तो इस कार्यक्रम का और हिस्सा बनना नहीं है भाई। पता चला हमारे साथ भी कुछ बुरा हो गया। और बार बार हुए जा रहे ऐसे बुरे इत्तेफाकों के कारण प्रेम गुस्से में नेहा को हॉल में ही छोड़कर कमरे में चला जाता है। आपको उस लड़की की कुंडली कम से कम पंडित जी को दिखानी चाहिए थी मम्मी। पता नहीं किस पैर से घर में आई है, देखा नहीं कैसे इसके आते ही प्रेम हमारा अपसेट हो गया। मैं जाता हूँ उसके पास। ससुराल में पहला दिन और सभी से ऐसी बातें सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। ना ही प्रेम उसके पास आता है, ना ही कोई और उसकी सुहाग रात अधूरी रह जाती है। अगली सुबह पिछली रात हुए वाकये को भूलकर नेहा रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया है, अब ये खाने का स्वाद ही सभी के मन की कड़वाहट को खत्म कर सकता है। खाना तो बड़ा अच्छा बनाया है तूने। आधे से ज्यादा चीज तो प्रेम तेरी पसंद की है। तुझे कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने नेहा। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। रूपाली ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती जिससे वो प्रेम और नेहा के बीच दूरियां बना सके, पर नेहा अपनी मीठी बोली और अपनी मेहनत से सब कुछ कैसे ना कैसे ठीक कर ही लेती। पर कब तक? क्या मम्मी आप मुझे रोज रोज चाचा के पास सोने के लिए भेज देती हो? मुझे पापा के पास सोना है। अब आप ही समझाइए इसे। अगर ये अपने चाचा चाची के साथ नहीं सोएगा तो इस घर की प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बंट जाएगी। जा बेटा दिव्यांश, चाचा के पास सोने जा। अगर तू वहां जाएगा तो कल तेरे स्कूल की छुट्टी। फिर तो मैं जाता हूँ पापा, गुड नाइट। दिव्यांश भागता हुआ अपनी चाची के कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि उसके चाचा चाची कमरे में है ही नहीं। दिव्यांश वापस आकर ये बात अपनी माँ को बताता है। चाचा तो कमरे में है ही नहीं, किसके पास जाओ, कहाँ सो मम्मी? लगता है चाचा चाची घूमने गए हैं। हे भगवान, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इन दोनों को दूर रखने की, पर ये दोनों तो पास आ ही जाते हैं। इतना मत सोचो, रेस्टोरेंट गए होंगे, दोनों वापस आ जाएंगे अभी। पर यहाँ बात रूपाली की सोच से कुछ अलग ही निकल जाती है। अगली सुबह प्रेम अपने घर पर कॉल करके माँ को बताता है कि वो 2 दिन के लिए नेहा के साथ उसके घर आ गया है। तुम दोनों अचानक ही निकल गए बेटा, मुझे बताया तो होता। मैंने भी कहा सोचा था। मैं और नेहा तो रेस्टोरेंट गए थे, वहीं मुझे निराली मिल गई
और वो मुझसे घर चलने की जिद करने लगी और मुझे यहाँ आना पड़ गया। अब मम्मी जी पापा जी रुकने को कह रहे हैं। अच्छा चल कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना। अच्छा है इसी बहाने नेहा अपने घर वालों से मिल लेगी। 2 दिन बाद नेहा वापस प्रेम के साथ अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिनों बाद एक सुबह जब नेहा रसोई में खाना बना रही थी, मेरा सर। तो बेहोश होकर गरम कढ़ाई में क्यों नहीं गिर जाती? अब क्या हुआ नेहा? 2 मिनट पहले तो तू ठीक थी, नींद पूरी नहीं हुई क्या? पता नहीं भाभी, अचानक से सर घूम रहा है मेरा, मन भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं ज़रा कमरे में चली जाती हूँ। सब कुछ तो हो ही गया है, बस खाना परोसना बाकी है। हाँ तुम आराम करो, मैं सभी को नाश्ता परोस दूंगी। रूपाली नाश्ता ले जाकर सभी को परोसती है। और छोटी बहू नहीं दिख रही, कहाँ गई? रसोई में तो आई थी पापा जी, पर ज़रा नींद में थी। हाँ आजकल प्रेम और नेहा रात को बहुत घूमने जाते हैं ना, लेट से लौटी होगी, नींद कच्ची थी बेचारे की, तो मैंने ही कहा जाओ तुम आराम करो, मैं यहाँ देख लूँगी। ये क्या बात हुई, रोज़ रोज़ बाहर जाने की क्या ज़रूरत है तुम दोनों को? नहीं तो भाभी ऐसी तो कोई बात नहीं है, कल रात को तो हम बाहर भी नहीं गए थे। पता नहीं शायद फ़ोन चला रही होगी और इसलिए मैडम सोई नहीं होगी। ज़रा हिम्मत करके नेहा बाहर आती है। मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर दवाई ले लूँगी। क्या हो गया, तुम इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो? पता नहीं प्रेम जी, सुबह से जी ठीक नहीं लग रहा, बार बार चक्कर आ रहे हैं। और ये बात बोलते ही नेहा बाथरूम की तरफ भागती है। अरे जा तो प्रेम, देख बहू को क्या हुआ। कुछ देर बाद प्रेम नेहा का हाथ पकड़कर उसे टेबल तक लाता है। मम्मी नेहा को तो उल्टियाँ हो रही है, लगता है उसे बुखार है। अरे पागल, शादी के बाद लड़की की उल्टी बुखार नहीं बताती, तो बाप बनने वाला है। प्रेम कैसे बाप बन सकता है मम्मी? मेरा मतलब है हो सकता है नेहा को गैस हुई हो, उसे चक्कर भी तो आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस सर पर चढ़ गई हो, हम कुछ और ही समझते रह जाएंगे, बात बिगड़ ना जाए। मुझे इनकी बात ठीक लग रही है मम्मी जी, आज के ज़माने में कोई इतनी जल्दी बच्चा प्लान नहीं करता। अरे बच्चे प्लान करने से नहीं होते बेटा, वो तो भगवान जब चाहता है बच्चा भेज ही देता है। और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सभी बड़े खुश हो जाते हैं। संतोषी नेहा को कमरे में ले जाती है और उसके पैरों की मालिश करती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इन दोनों को तो मैंने साथ रहने का मौका ही नहीं दिया। पर ये अपने मायके गई थी ना, कहीं वही तो कुछ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा है भी तो बच्चे का बाप ही बच्चे को नहीं अपनाएगा, फिर कहाँ जाएगी नेहा? आखिरकार इसे अपने बच्चे को लेकर अपने घर वापस लौटना ही पड़ेगा। रूपाली जाती है सीधा प्रेम के पास। लोग ठीक ही कहते हैं, बीवी के आते ही सबसे पहले देवर ही बदलता है। कहा मुझसे बिना पूछे तुम एक शर्ट तक नहीं पहनते थे, और आज बच्चा प्लान कर लिया। अच्छा है देवर जी। अरे नहीं भाभी, मैं तो खुद हैरान हूँ, मतलब मैंने तो खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर कहते हैं ना भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। नहीं एक्सपेक्ट किया था ना, तो जब पता ही है जिस चीज़ के चांसेस कम है, उसे सच क्यों मान रहे हो सकता है बात कुछ और हो। मेरा मतलब है, हो सकता है कि नेहा की तबीयत ही खराब हो। एक बार चेकअप कराने में क्या हर्ज है। अरे मैं ना नेहा के पास जाती हूँ, उसको शायद मेरी ज़रूरत होगी। और इस तरह इनडायरेक्टली रूपाली प्रेम के मन में शक भरकर चली जाती है। जाने अनजाने में भाभी बहुत कुछ कहकर चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा माँ बनने ही नहीं वाली और ये सब उसका नाटक है, या फिर वो सच में माँ बनने वाली है। पर ये क्या सोच रहा हूँ मैं। अपने दिमाग के घोड़े को लगाम लगाता हुआ प्रेम ऑफिस चला जाता है। कितने ही दिन कोई आने वाले बच्चे की खुशी के जश्न में बहू को आराम करवाता है। कुछ देर नेहा की खातिर करने के बाद वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिनों बाद, अरे नेहा बहू जाकर सब्जी चढ़ा दे, मैंने सब्जी काट दिया है। अभी जाती हूँ मम्मी जी। नेहा रसोई में जाती है, उसे फिर से उल्टी आने लगती है। ये तेल की बदबू ना, ये राम पूरा जी मचलने लगा। सब्जी छोंकने के पहले ही नेहा को फिर से उल्टी आ जाती है और पसीने में लथपथ नेहा हॉल में आकर बैठ जाती है। क्या हुआ बहू, आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? तेल की महक से ना मेरा जी मचल रहा है मम्मी जी, मुझसे सब्जी नहीं बनाई जाएगी। अच्छा, खाना तो बनने से मतलब है, सभी के खाने का वक्त हो गया है, मैं ही बना देती हूँ सब्जी। जैसे ही नेहा कमरे में जाती है, रूपाली कहती है, बच्चा तो हमने भी पैदा किया है भाई, पर हमने तो कभी रसोई से मुंह नहीं मोड़ा। इस तरह फूल कुमारी बनकर घर नहीं चलता मम्मी जी। आज तो मैं हूँ, अगर नेहा अकेली रहती तो प्रेम क्या खाता, क्या पहनता। आजकल ना बड़े चोंचले हो गए हैं। मुझे तो नेहा की फिक्र हो रही है, इस तरह वो शरीर को इतना पोसेगी तो कहीं उसे बच्चा पैदा करने के वक्त ऑपरेशन ना करवाना पड़े। वही तो मैं देख रही हूँ,
नेहा तो ऐसे कर रही है जैसे वो दुनिया की पहली लड़की है जो माँ बन रही है, और अब बच्चे तो मैंने भी पैदा किए हैं। इस तरह मैं उसे आराम करने नहीं दूंगी। ऐसे तो उसका बच्चा कभी नॉर्मली हो ही नहीं पाएगा। पर नेहा ऐसी थी नहीं, अचानक इतने नखरे क्यों कर रही है? मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी जी, जब तक लड़की माँ नहीं बनती सीधी सीधी रहती है, पेट में बीज आती है उसका असली रूप पता चलता है। जब तक बच्चा नहीं होता ना, सभी औरतें सीधी बनकर रहती है मम्मी जी। बच्चा होने के बाद अगर सब कुछ वैसा ही रहे तब माना जाता है कि बहू अच्छी आई है। कुछ देर बाद रूपाली संतोषी के पास आकर कहती है, तीनों वक्त का खाना बनाने के बाद दिव्यांश को संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मम्मी जी। अब मान लिया नेहा को रसोई में काम करने से प्रॉब्लम हो रही है, पर वो जरा कपड़े वपड़े तो धो ही सकती है ना। संतोषी झाड़ू पोछा और कपड़े की ड्यूटी नेहा को दे देती है। नेहा जैसे ही बाथरूम में कपड़े धोने जाती है, डिटर्जेंट की स्मेल से उसकी तबीयत और बिगड़ने लगती है। सर पकड़कर नेहा अपने कमरे में जाती है। उसे देखते ही प्रेम गुस्से से लाल पीला हो जाता है। जब देखो तुम बीमारी रहती हो, कभी तुम्हारा सर दुखता रहता है, कभी पेट, कभी तुम अच्छी रहती हो क्या? जब भी कमरे में आता हूँ तुम्हारा ये बीमार सा चेहरा देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं खुद तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, और प्रेगनेंसी के बाद ऐसे सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है। अरे भाभी भी माँ बनी है, वो भी मेरे ही सामने। दिव्यांश पेट में था तब भी भाभी तीनों वक्त का खाना खुद बनाती थी, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ करती थी। उन्होंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। तुम प्रेग्नेंट हो भी या ये सब बस काम से बचने का ड्रामा है? अब तो मुझे लगता है तुम्हारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और जो प्लान रूपाली ने किया था वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। प्रेम नेहा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। दोनों पति पत्नी चेकअप के बाद वापस घर लौटते हैं। सब ठीक तो है ना बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा? बहू की तबीयत क्यों बिगड़ रही है? डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, उन्होंने कहा कि कल रिपोर्ट्स हमारे घर आ जाएंगे, बाद में ही कुछ पता चलेगा। अगली सुबह उठते ही रूपाली दरवाजे पर टक टक की लगाए बैठ जाती है। जैसे ही रिपोर्ट्स आते हैं वो रिपोर्ट्स लेकर नकली रिपोर्ट से बदल देती है। अब होगी ना पूजा नई बहू रानी की। मम्मी जी, पापा जी, प्रेम रिपोर्ट्स आ गई, जल्दी आओ। अरे क्या ज़रूरत थी डॉक्टर को दिखाने की? मैं तो पहले ही जानती हूँ बहू प्रेग्नेंट है। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ जी, आप ही बताइए सबको क्या लिखा है रिपोर्ट में? मम्मी इसमें तो लिखा है ये सब लक्षण लो ब्लड प्रेशर के हैं। शायद शादी के पहले से नेहा को बीपी की प्रॉब्लम हो गई, उसी के सिम्टम से उसे उल्टी और चक्कर आ रहे थे। वो प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? बहू प्रेग्नेंट नहीं है? और तुझे शादी से पहले से ही ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो शादी के वक्त क्यों नहीं बताया तेरे परिवार वालों ने? अगर मुझे पता रहता तू ऐसी बीमारियल है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। मैंने ना तो कभी ये कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, ना कभी ये कहा कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। सबने सब कुछ खुद ही सोचा है मम्मी जी, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। ना ही मुझे शादी के पहले बीपी की प्रॉब्लम थी। आज तक मैंने तुम्हारी साइड ली है नेहा, पर यह मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे घर वालों की फीलिंग्स के साथ तुमने खेला। और आखिरकार रूपाली जो चाहती थी वो हो भी जाता है। अब इस घर में ना ही नेहा की कोई शक्ल देखना चाहता था, ना ही उससे बात करना चाहता था। पर कहते हैं ना, सच्चाई कब तक ही छुप सकती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और नेहा की तबीयत बिगड़ने लगती है। नेहा की तबीयत की बात सुनकर उसकी बहन नीलम वहां पहुंचती है। हर रोज नीलम अपनी बहन पर होते हुए अत्याचारों को देख रही थी, जहां प्रेम भी अपनी बीवी की साइड ना लेकर सभी की साइड ले रहा था। 15 दिन बाद बीपी लो होती है जिस औरत की, उसका पेट भी बाहर आ जाता है क्या? आप बताइए ना जीजू, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ मैं। दीदी के लक्षण से मैं समझ गई थी कि वो प्रेग्नेंट है, पर आप सब तो मानते ही नहीं, क्योंकि इस घर में रिपोर्ट भी बदल दिए जाते हैं। ये रही किट, घर पर ही टेस्ट किया है मैंने दीदी का। दी प्रेग्नेंट है। हाँ, पर ये किट तो नकली भी हो सकती है। अच्छा, तो दीदी का पेट का क्या? कहीं वो हमने बैलून से तो नहीं फुला दिया? नीलम की बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्यों दिव्यांश, बताओ, क्या पापा मम्मी तुम्हें नहीं कहते थे हमेशा चाचा चाची की बीच सोना है? हाँ दीदी, मम्मी कहती थी अगर मैं चाची के रूम में नहीं सोऊंगा तो घर का दूसरा वारिस आ जाएगा और प्रॉपर्टी बच जाएगी। इतना ही नहीं, जिस डॉक्टर के पास नेहा दी का टेस्ट हुआ था ना, उनके पास से मैंने रिपोर्ट की PDF मंगाई है। उसमें लिखा है दीदी प्रेग्नेंट थी, पर फिर भी उन्हें इतना कुछ सहना पड़ा। अब मेरी बहन यहाँ नहीं रहेगी। चलिए दीदी। ये सब आप कर रही थी भाभी, सब प्रॉपर्टी के लिए? हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। शर्म नहीं आई तुझे रूपाली? अब होगा बंटवारा इस घर का इसी वक्त। अब से ऊपर वाले तल्ले में तू रहेगी और हम यहाँ हमारी बहू के पास रहेंगे, और मेरे हिस्से की सारी जायदाद जाएगी नेहा के हिस्से में।
विनोद और रूपाली का षड्यंत्र उन पर ऐसा भारी पड़ता है कि जो हिस्सा उन्हें मिलना था उससे भी कम हाथ आता है।